नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानियाँ हैं। पहली कहानी, पीहड़ की मिठाई, बेटी की ये भावुक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीहड़ केवल बेटी का होता है। बेटे का भले वो घर कहलाए, लेकिन मायके से जुड़ाव केवल बेटी के हिस्से में आता है, क्योंकि मायका होता ही बेटी का है। पीहड़ की कशिश बयां करती एक भावुक कहानी है, जो दरअसल हर बेटी की अनुभव है। मायका शब्द कितना छोटा है, जाने किसने इजाद किया। शब्द छोटा जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वास्तव में एक लड़की स्वयं भी मायके के मायने तब तक नहीं जान पाती जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो पराई नहीं हो जाती। और पराई होने की यह पीर ही उसे कभी माँ बाप से पराया होने नहीं देती। मायका तो लड़की के दिल का एक टुकड़ा होता है, जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। पीहर का द्वार, पीहर की हवा, पीहर की खुशबू उसके अस्तित्व का एक हिस्सा होती है। वह आंगन जहाँ खेली कूदी और बड़ी हुई, वह आंगन जहाँ से वह विदा हुई, उस आंगन में उसकी आत्मा बसती है। पिता की लाडली और माँ की सहेली, भाई की दोस्त और छोटी बहन की माँ, कितने रिश्ते होते हैं मायके के। मैं भी जब चाहूँ अपने मायके फ़ोन पर बात कर सकती हूँ, पर सच कहूँ, जो आनंद उनकी चिट्ठियों में आता था वह फ़ोन पर नहीं आता। आज भी माँ पापा की लिखी चिट्ठियाँ मेरे पास मौजूद हैं। जब उनकी बहुत याद आती है तो उनकी चिट्ठियाँ पढ़ती हूँ। उस अंतर्देशी में मानो उनका चेहरा उतर आता है। हर शब्द और वाक्य के साथ चेहरे के बदलते भाव मुझे दिखाई देते हैं। चिट्ठियाँ जैसे जिंदा हो जाती हैं और चिट्ठियों की खुशबू से मेरा मन तरबतर हो जाता है। आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। ठंड में तो यह शहर अलास्का बना हुआ है, बस बर्फ गिरने की कमी है। इतनी गलन है कि हाथ को हाथ महसूस नहीं हो रहा है। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया है इंडियन पोस्टल से। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कहाँ से आया होगा। बहुत थकी थी, इसीलिए सीधे आराम करने चली गई। शाम को जब नींद खुली तो जाने क्यों माँ पापा की यादों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि बिन बादल बरसात कैसे हो रही है। इस ठंड ने निकम्मा बना दिया था। काम की गति धीमी हो गई थी और ठंड तेज। किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा 10 बज रहे हैं। मन में कहा, चलो भाई, अगले दिन की तैयारी करें और सोने चलें। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का बहुत शौक है, तो सोचा कुछ पुराने गीत सुने जाएं, फिर चलते हैं। मैं हीटर के पास चेयर पर पैर जमाकर बैठ गई और हवा में गूंजती स्वर लहरी के साथ मन पीहर की तरफ उड़ चला। मायरी, मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। मायरी, कोई दुख नहीं है मुझे, सब तो बढ़िया है। पति बच्चा, मेरा अपना संसार, फिर क्यों मन कलपता है, क्यों याद आती है माँ पापा की। अपनी सोच के सागर में डूबी हुई थी, तभी मेरी नाक ने एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। यह तो बेसन के लड्डू की खुशबू है और तिल के भी लड्डू हैं। मन में एक लहर सी उठी और मैं समझ गई कि वह पार्सल जो दोपहर में आया था उसमें क्या था और वह कहाँ से आया था। फिर क्या था, किसी चपल बालिका की तरह मैंने उस पार्सल को बिना एक पल भी गंवाए खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गत्ते के डिब्बे के अंदर प्लास्टिक के 4 डिब्बे थे। उन डिब्बों में सलोनी, खुरमी, बेसन के लड्डू और तिल के लड्डू भरे हुए थे। मेरा मन अंदर तक भीग गया। पिछले 2 सालों से माँ पापा से नहीं मिल पाई। 1 साल व्यस्तता में कट गया और दूसरा ये कोरोना ले उड़ा। मेरी आंखें भर भर आ रही थीं। भरी आंखों से मैंने एक लड्डू को जैसे ही मुंह में रखा तो ऐसा लगा मानो माँ ने मुझे अपने अंग में समेट लिया हो। सलोनी का टुकड़ा मुंह में रखा तो ऐसा लगा जैसे कि मानो पापा के गले लग गई हूँ। क्या कोई मानेगा कि मैं रोते हुए मिठाइयाँ खा रही थी। मन जाने कितनी यादों से घिर गया। वह सारे पल याद आ गए जब घर में मिठाइयाँ बनती थी। होली, दीपावली, राखी। मम्मी पकवान और मिठाइयाँ बनाकर राशन की अलमारी में रख ताला लगा दिया करती थी। हम भाई बहन चोरी चुपके खुरमी, सलोनी, गुजिया और कुकीज़ पर हाथ साफ किया करते थे। मम्मी सब जानती थी, लेकिन फिर भी अनजान बनी रहती थी। हमारे बचपन की जाने कितनी यादें और कहानियाँ इन मिठाइयों के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। देर रात तक जब मम्मी मिठाइयाँ बनाती तो हम भाई बहन कभी मदद करते तो कभी कुछ पाने की मंशा से आसपास बने रहते। नमकीन बनाने का काम पापा के सिर पर होता था, क्योंकि वह नमकीन बनाने में एक्सपर्ट थे और पापा को मनाकर नमकीन हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं होता था। मेरे भाई बहन अक्सर मुझे चिढ़ाते थे कि तुम पापा की चम्मच हो, चमचागिरी करती हो। मैं उनकी बात सुनकर इतराती।
आज घर से आई मिठाइयों ने मुझे फिर अपने बचपन की ओर धकेल दिया। इन मिठाइयों ने न केवल मेरी जीवा पर बल्कि मेरे मन में मिठास घोल दी थी। अभी तक तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी और जाने कैसे मुझे इतनी तेज़ भूख लगाई। भावुक होकर मैंने घर फ़ोन लगाया, पर यह सोचकर कि सब सो गए होंगे, बेल जाते ही मैंने फ़ोन काट दिया। दूसरे ही मिनट प्रत्युत्तर में फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी का फ़ोन था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से पहला वाक्य था, क्यों मिठाई खा रही हो ना? मैं समझ गई थी तुम ही होगी। फिर आगे मम्मी जाने क्या क्या कहती रहीं, कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, घर में पति और बच्चे कैसे हैं। पर मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। मैं अपने मायके के आंगन में ही खड़ी थी, बाहें पसारे माँ के अंग में समा जाना चाहती थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन तृप्त था। बात केवल मिठाई की नहीं थी, मन के तारों की थी जो मायके के साथ जुड़े हुए थे, माँ और पापा के साथ जुड़े हुए थे और मेरे मन के तार झंकृत हो चुके थे। ये जायके से तृप्त मन मायके की बदौलत संभव है। दूसरी कहानी, दुआओं का असर। गरीब की दुआ की भावुक कहानी। दवा के पैसे देकर दुआ ली अनिल और निशा ने। पेंटर दादा की मजबूरी को उन्होंने समझा और उनके हालात की खबर विधाता ने ली। हालात पता नहीं कब सुधरेंगे। कोर्ट पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं, अकाउंट भी खाली हो चला है। आधिकारिक आंकड़े तो पता नहीं, पर सुना है कि कोरोना काल में तकरीबन 150 वकीलों ने या तो आत्महत्या कर ली या मानसिक दबाव के चलते हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत के मुंह में चले गए। आज तो मेरे पर्स में भी सिर्फ 200 रुपये बचे हैं। क्लाइंट भी आते नहीं कि वकील साहब फीस मांगेंगे। अभी सभी परेशान हैं। अब तो ईश्वर का ही सहारा है। अनिल ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, जिन्हें आपने उधार पैसे दे रखे हैं उनसे बोलिए कि वे पैसे वापस करें, और वो पेंटर दादा जो इस पूरे कोरोना काल में 100-200 मांग कर कम से कम 4000 ले चुके हैं, उन्हें कहिए कि जल्दी पैसे लौटाएं। घर में राशन भी खत्म होने को है। निशा कुछ झुंझलाती हुई बोली, निशा, पेंटर दादा को मैंने उधार नहीं दिए हैं, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? उनका कहीं काम भी तो नहीं लग रहा। मैंने उनसे कहा नहीं, पर ये पैसे मैं उनसे वापस नहीं लूँगा। अनिल ने कहा। बाबूजी, अचानक दरवाजे पर पेंटर दादा की आवाज़ से दोनों चौंके। हाँ दादा बोलो, अनिल ने पूछा। बाबूजी, अगर 100 रुपये मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होगी। तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगवाना है। बाबूजी, आप सब पैसे लिखते जाइए, काम लगते ही मैं सब कुछ चुका दूंगा। अभी बहुत ज़रूरत है, 100 रुपये दे दीजिए। पेंटर दादा हाथ जोड़कर बोले। बहुत बीमार दिख रहे थे, क्या करूं? बटुए में सिर्फ 200 है। पसोपेश में निशा की तरफ देखते हुए अनिल ने धीरे से कहा, दे दीजिए, जो होगा सो देखेंगे। निशा ने जैसे उसके मनचाही बात कह दी। ये लो दादा, पर इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना। अनिल ने पैसे देते हुए कहा। जी बाबूजी, भगवान आपकी सब मुराद पूरी करें। आशीष देता हुआ दादा चला गया। ट्रिंग ट्रिंग मोबाइल बजा। हेलो, नमस्ते वकील साहब, रामेसर बोल रहा हूँ, रमन गांव से, भोपाल आ रहा हूँ। आपके लिए 1 बोरा गेहूँ और 1 कट्टी चावल ला रहा हूँ। आपकी फ़ीस भी दे जाऊँगा। फसल के पैसे आ गए हैं, सोचा आप भी तकलीफ़ में होंगे, सो आ जा रहा हूँ। भाभी जी के लिए सूखी चने की और मेथी की भाजी भी लाऊँगा। जयराम जी की। देखा निशा, दुआओं का असर। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।